लेकिन एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपको पाइल्स या बवासीर जैसे इशू को क्रिएट कर सकता है। जब इसके लक्षण हमें पता लगे तो हमें तुरंत अपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दुनिया भर की गोलियां आ रही है, दवाइयाँ आ रही है एड के उसमें। अबॉट इंडिया सर्वे, इस सर्वे में ये कहा गया कि भारत में तकरीबन 22% ऐसे युवा हैं, ऐसे अडल्ट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, कब्ज होना। और ये सिर्फ आंकड़े हैं जो कहीं किताबी चीज़ों में या कुछ डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि हमें कभी ना कभी अपने जीवन में कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता है। लेकिन एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपको पाइल्स या बवासीर जैसे इशू को क्रिएट कर सकता है, और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम दूसरों से शेयर भी नहीं करते, और इलाज लेना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे चल के कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स में भी तब्दील हो सकता है, और इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हम मौजूद हैं हरियाणा के अटेली मंडी में, और ये जो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। सर नमस्कार और स्वागत है आपका। पाइल्स के बारे में जानकारी लेने से पहले, जैसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में सर्वे हुआ है, कॉन्स्टिपेशन होने का क्या इशू होता है? गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं आजकल बहुत लोगों को। कब्ज की शिकायत 60% लोगों को होती है लगभग। सिर्फ हमारे खान पान से बन रही है, ये हमारे क्लाइमेट से बन रही है, हमारी जीवन शैली से बन रही है। 60 साल की उम्र तक जो है ना 60% लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है, ये कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है। जब इसके लक्षण हमें पता लगे तो हमें तुरंत अपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे निजात पाई जा सकती है नॉर्मल सी अवस्था में। लेकिन पेशेंट क्या करता है कि अपनी बातें ना घर वालों को शेयर करता है, ना डॉक्टर को दिखाता है, और अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेता रहता है। उसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। ऐसे अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए पेशेंट को। बिल्कुल। वो उस बीमारी को बढ़ा लेता है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आंतों की समस्या होती है, आंतों में कैंसर बन जाता है, रेक्टम कैंसर बन जाता है। उनमें 50% केस ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की दिक्कत हुई थी शुरू में, लेकिन बताया किसी को नहीं, और वो बीमारी बनते बनते कैंसर तक चली गई। तो इतनी कोई क्रोनिक समस्या नहीं है, इससे निजात पाई जा सकती है, बशर्ते कि हाँ हम जो हैं इनसे संकोच ना करें, घर वालों से शेयर करें, अपने डॉक्टर से शेयर करें और इसका ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल। तो आराम से इसमें काबू पाया जा सकता है। अब तो जैसे कॉन्स्टिपेशन तो एक कारण हुआ, लेकिन इसके अन्य भी तो कारण हो सकते हैं कि पाइल्स क्यों किसी व्यक्ति को। सबसे बड़ा कारण तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है। मोटापा भी, ओबेसिटी भी होता है। ठीक है। मोटापा, जिसको ज़्यादा मोटापा उसको कब्ज की शिकायत हो जाती है। लेडीज में प्रेगनेंसी के दौर में भी हो जाता है। यही 2-3 मेन कारण है इसके। मेन कारण ये है। अच्छा। हमारा कब्ज कब बनने की वजह से तो कई कारण बनते हैं। कब्ज कब बनेगी जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तभी तो बनेगी ना। जी जी जी। अच्छा, ये पाइल्स है क्या चीज़? जैसे मैंने कहीं पढ़ा, पाइल्स को मांसपेशियों का बढ़ना, इस तरीके से शब्दों का उपयोग किया जाता है। ऐसा है, ये 2 प्रकार की होती है। एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल पाइल्स होती है जिसमें ब्लड वगैरह नहीं आता, और कब्ज के दौरान जब जोर लगाता है ना पेशेंट, तो उसमें जो मस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मस्से सब में होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, वो फूल जाते हैं। अच्छा, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। वो एक्सटर्नल पाइल्स है। इंटरनल पाइल्स ऐसे होती है कि गुदाद्वार से जो स्टूल का पास होना होता है वो इतना सख्त होता है कि उसको छीलता हुआ बाहर निकलता है, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। यानी कि एक ब्लीडिंग होती है और एक नॉन ब्लीडिंग वाली होती है। अच्छा, इसमें किस तरीके के खान पान का अधिक ध्यान रखना होता है? खान पान का तो तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम से कम पेशेंट को नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले का ज़्यादा प्रयोग ना करें।
और अपने पेट को ठीक रखें। पेट को ठीक कैसे रखा जा सकता है? जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि आप सलाद वगैरह का उपयोग अधिकतर कर सकते हैं, तो क्या सलाद का उपयोग करने से कॉन्स्टिपेशन जैसे दिक्कतें नहीं होती? सलाद का अगर हम प्रयोग करते हैं खाने से आधे घंटे पहले तो हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है। समय पे हम खाना खा लेते हैं तब भी हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। अगर हम बिना समय का भोजन करते हैं, एक समय का भोजन पचाने में 7 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है। हम बिना समय के 9 बजे के बाद सुबह का खाना अगर खाते हैं तो हमारा सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट टाइम हम फिर खा लेते हैं। जो खाना सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ डाइजेस्ट हुआ, कुछ पड़ा है पेट में, जो पड़ा है वो क्या करेगा? सड़ेगा वो। बिल्कुल। सुबह का खाना खाया हुआ जो हमने 11-12 बजे खाया, वो खाना तो पेट में पड़ा, अभी आधा सड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम हमने फिर खा लिया। ये व्यवस्था इसीलिए बिगड़ती चली जाती है। तो हमें खाने का कम से कम विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने का टाइम टेबल क्या हो। समय पे खाना खाएं, ये नहीं कि जब भूख लगी खाना खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। सुबह का खाना अगर हम 9 बजे से पहले खा लेते हैं तो उस टाइम हमारा पाचन तंत्र, जैसे आयुर्वेद में जठरग्नि कहा गया है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। और हम कुछ ज़्यादा भी खा लेते हैं तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। दोपहर का खाना, ये फैशन बन गया है दोपहर में कि दोपहर में खाना खाना है, चलो लंच करना है। लेकिन दोपहर की भूख टेम्परेरी होती है, जेन्युइन भूख नहीं होती। दोपहर में हमने अगर चाय पी ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया, कोई फ्रूट वगैरह खा ले तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सुबह शाम में नेचुरल भूख होती है, सुबह और शाम की। उस टाइम इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, खाना ही पड़ेगा, हमें रोटी ही खानी पड़ेगी, भोजन ही लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से शाम का खाना भी अगर हम 7 बजे के आसपास या सूर्यास्त होते होते सराउंडिंग उसके 6 बजे 7 बजे जी मौसम के अनुसार खा लेते हैं तो वो खाना बहुत जल्दी, बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पानी पीने का तरीका मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि पानी जो है बहुत ही आराम से बैठ के घूंट घूंट करके आदमी को पीना चाहिए। तो पानी पी रहे हैं भागते भागते, खाना खा रहे खड़े खड़े, रात 12 बजे खाना खा रहे, डाइजेस्ट कब होगा? वो बीमारियाँ तो पनपेंगी, ऐसे ही पनपती हैं बीमारियाँ तो। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ जो हम मिथ सुनते हैं, या ये मिथ है या सच है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि खड़े खड़े पानी पीते हैं, इससे क्या इशू हो सकता है किसी भी व्यक्ति को? एक पानी का गिलास लेके आप 1 फीट ऊपर से ज़मीन पर डालिए, ज़मीन तो काफ़ी सख्त है ना, बिल्कुल, वहाँ भी गड्ढा हो जाएगा लगातार अगर हम डालते हैं जी। तो ये जो 12 ऑर्गन है ये तो बहुत ही नाजुक है बॉडी में। कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है ना, नहीं। जिसको पंख लग रहे हैं उड़ पाता है ना, वो चाहे उसमें 2 किलो वजन है, चाहे उसमें 2 ग्राम वजन है। चिड़िया से लेके मोर तक जितने बड़े बड़े पक्षी हैं सब उड़ते हैं जिनको पंख लगे। और आदमी कैसे उड़ सकता? आदमी किसी से बैठा नहीं जाता, किसी से चला नहीं जाता, किसी से उठा नहीं जाता, सो प्रॉब्लम है। जबकि 5 एलिमेंट्स परिपूर्ण है आदमी, 5 तत्व जो है जिससे शरीर बना है, 5 तत्व किसी में भी नहीं है, पूरे किसी भी योनि में नहीं है, किसी में है बस, मनुष्य के अलावा। किसी में 4 हैं तो किसी में 3 है, किसी में 2 हैं। 5 तत्व परिपूर्ण शरीर जिसकी संरचना इतने बेहतर तरीके से कुदरत ने की है, उसके अलावा प्लस दिमाग और दे दिया, बुद्धि दे दी, उसका हम मिसयूज़ कर रहे हैं जो आज हम ये भुगत रहे हैं। नहीं तो सबसे बेहतर होना चाहिए, मनुष्य नाम के प्राणी को सबसे बेहतर अवस्था में होना चाहिए। अब सबसे बुरी हालत में है मनुष्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग का और डिजिटल दुनिया आ चुकी है, इसमें बहुत अलग अलग वीडियोस बनते हैं पाइल्स को लेकर और अलग अलग बीमारी को लेकर, और ज़्यादातर लोग जो हैं आयुर्वेदाचार्य किसी डॉक्टर के पास जाने से बेहतर समझते हैं कि हम ऑनलाइन ही कोई रेमेडी ढूंढ लें। ये कितना सही है? वीडियो देखने के बाद अगर शुरुआती लक्षण है, ज़्यादा क्रोनिक नहीं हुई है डिजीज जी, थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो दवा खाएं, महीने 2 महीने ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का यही तात्पर्य है। अच्छा। अगर लंबे समय से चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बेचैनी बढ़ रही है, तो फिर उसको तो एक बार, नहीं तो सबसे बढ़िया बात तो है कि दिखाना चाहिए, चेक कराना चाहिए पेशेंट, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कितना ज़रूरी है? अगर कोई मतलब ऐसे पाइल्स वगैरह के मामले में ज़्यादातर लोग डिले करना ही समझते हैं कि हम आज नहीं, कल नहीं, परसों, इसके बाद ऐसे जाएंगे।
डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये किस गंभीर दिक्कत को जन्म दे सकता है, पाइल्स जैसी दिक्कत? पाइल्स मैंने बताया ना आपको कि 50% केस ऐसे हैं जिनको रेक्टम कैंसर तक हो जाता है, आंतों में कैंसर बन जाता है, कैंसर तक बन जाता है अगर हम लंबे समय तक उसको जो है डिनाई करते हैं तो। जी जी जी। थोड़ी परेशानी क्या, पेशेंट सोचता है सुबह गया था फ्रेश होने के लिए गया तो 10 मिनट की तकलीफ हुई, सहन कर लेंगे कोई बात नहीं, एक गोली खा ले, दुनिया भर की गोली आ रही है, दवाइयाँ आ रही है, एड के उसमें प्रचार आ रहा है कि ये गोली खाओ वो गोली खाओ कोई ठीक हो जाएगा, वो खाते रहते हैं इधर उधर की दवा, लेकिन बिना चेक कराए बिना देखे ना खाए। कोई प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का। अच्छा, आपके ट्रीटमेंट के ऊपर अब हम आते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या है पाइल्स को लेकर? देखो, हमारे पास पेशेंट जो यहाँ आता है या रिवाड़ी आता है या दिल्ली आता है तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार की समस्या है। उस समस्या के आधार पर जब हम ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि भाई ये दवाइयों से ठीक हो सकता है तो उसे दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। उसे अच्छे से बताते हैं कि भाई इसमें समय लगेगा, 2 से 3 महीने आपको दवा खानी पड़ेगी। अगर जटिल समस्या है, दवा से ठीक होने का नहीं है, तो फिर हम उसका क्षार सूत्र से सर्जरी का ऑप्शन बताते हैं। क्षार सूत्र से सर्जरी होती है तो क्षार सूत्र से भी सर्जरी करने के 2 तरीके हैं। अच्छा। एक जनरल थ्रेड होता है, उससे हम लोग कर देते हैं, दोबारा पनपने के चांस होते हैं, लेकिन हम क्षार सूत्र से जो करते हैं उस पर 21 बार कोटिंग होती है थ्रेड पे, सर्जिकल थ्रेड होता है। ओके, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोटिंग 21 बार कोटिंग होती है, उससे सर्जरी करते हैं। लेजर सिस्टम से भी किया जाता है, तो देखा जाता है पेशेंट किस कंडीशन में। अच्छा, मतलब स्टेज 4 तक पहुंचते पहुंचते फिर सर्जरी जो है क्षार सूत्र जैसी चीज़ों से उपयोग होता है। ठीक है, अभी आपने मुझे बताया कि हम हरियाणा में मौजूद हैं और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पेशेंट्स आते होंगे। आपके पास कितने प्रतिशत पाइल्स के पेशेंट आ रहे हैं? काफ़ी पेशेंट आ चुके हैं, काफ़ी सर्जरी करवा चुके हैं, काफ़ी पेशेंट दवाइयों से भी ठीक हो चुके हैं। ठीक है ना? अच्छा, मतलब मेडिसिन और सर्जरी भी आपसे करवा चुके हैं? हाँ, अच्छा। हमारी पूरी डॉक्टर की स्पेशलिस्ट टीम है जो लगी रहती है लगातार इसमें, और इसके अलावा भी फिशर बन जाता है पेशेंट को, फिस्टुला बन जाता है। जो पेशेंट समय पे अपनी देखभाल नहीं कर पाता और आखिर में क्या होता है, उसको फिस्टुला क्या होता है कि गुदा द्वार के आसपास जी जी सुरंग बन जाती है, वो उसके आसपास वो खड्डे बन जाते हैं, उसे फिस्टुला बोलते हैं। वहाँ तक किसी सिचुएशन तक पेशेंट पहुँच जाता है। तो बीमारी इतनी डेंजरस नहीं है, इतनी क्रोनिक बीमारी नहीं, लेकिन उसको हम बना लेते हैं अपने से, ध्यान नहीं देते उस चीज़ को लेकर। तो हमारी डॉक्टरों की टीम रिवाड़ी में भी, यहाँ टेली मंडी में भी, यहाँ लगातार स्पेशलाइजेशन है उनके पास, और हम सर्जरी भी करते हैं, दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब आप पंचकर्म वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे पंचकर्म से बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, पंचकर्म का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे होने शुरू हो गया। ठीक है, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि जैसे अभी तो हम फिलहाल हरियाणा सेंटर में हैं, आपका कहाँ और सेंटर है? आपने जैसे रेवाड़ी का जिक्र किया, इसके अलावा हेडक्वार्टर जैसे मेरा यहाँ है, मुख्यालय टेली मंडी है, ऐसे ही रेवाड़ी भी है जी। दिल्ली एक दिन के लिए जाता हूँ, वो सिर्फ जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको दवा देने के लिए। वो संडे आप मौजूद? संडे के दिन। और आगे का कोई आपका प्लान एक्सटेंड करने का किसी और जगह? वो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ से भी हम देखेंगे कि उधर से ज़्यादा पेशेंट जो हैं और उनकी परेशानी बढ़ रही है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर, आपको बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूरी जानकारी, और पाइल्स के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा और इसके इलाज के बारे में फ़िलहाल आपको जानकारी मिली है। अगर आप स्टेज 4 तक पहुंच चुके हैं या उसके बीच में भी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ किसी बहुत गंभीर दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ से इलाज ले चुके हैं तो क्या रिजल्ट, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।